पाताल से निकल रही जहरीली हवा पूरे चीसिंग में फैलने लगती है। वासियों की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख रहे वन फिंग सभी इमोर्टल्स को कहते हैं अपनी शक्तियों से इसे रोकने। वहीं जीबुसाई शुआन के भाई से लड़ रहा होता है। एक जोरदार वार से उसे गिराते ही उसके स्पिरिचुअल पावर में कमी आने लगती है। सीतोलिंग मिंगी के पास आकर उसे यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि पाताल बहुत ही जल्द गिरने वाली है और यहाँ से निकलने वाली आलूदा हवा पूरे जिस्म को जहरीला बना सकता है। वो पूछती है, ये सब तुम कैसे जानते हो? तो वो बहाना करता है कि ये सब उसे सीधू क्लैन से पता लगा। तभी मिंगी देखती है शुआन का भाई बुजाई पे पलटवार करने जा रहा है। वो फौरन से बीच में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। सीतुलिंग आकर बुजाई को मिंगी उसके हवाले कर देने को कहता है, लेकिन वो मना करता है, जिसपे वो कहता है, मिंगी ने बताया तुम्हारे पास स्वर्ण स्वप्न कभी थी ही नहीं, इसीलिए अब तुम उसके किसी काम के नहीं रहे। यहाँ शुआन का भाई दरख्त से शक्ति लेकर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन बुजाई और सीतुलिंग दोनों साथ में अपने पावर से उसे हरा देते हैं। शू हुआ में सभी कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन जहरीली हवा में कमी नहीं आती। इसलिए वन फिंग आकर अपनी बेटी और सबको बांध देते हैं और रिचुअल स्टार्ट करते हैं, खुद के मूल्य आत्मा को त्याग कर अरानिया एरे बैरियर बनाने के लिए, जो जिसिंग को 100 सालों तक किसी भी तरह के दानवों और बुरी शक्तियों से महफूज रखेगा। बैरियर बनते ही जहरीली हवा छू मंतर हो जाती है। वहीं पाताल हिलना शुरू हो जाता है। सीतुलिंग बुजाई से मिंगी को ले जाने को कहता है। वो बुशियो को बुलाकर वहाँ से निकल जाता है। सीतुलिंग पक्का इरादा करता है कि वो मिंगी के यहाँ होने के बारे में अपने पिता को भनक नहीं लगने देगा। मास्टर शी को भी हम किताब के साथ पाताल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। यहाँ तियानजी अपने पिता को जाता हुआ देख रो रही होती है और वान फिंग उस पे जीसिंग और चिंग्यून की सारी जिम्मेदारी सौंप कर गुजर जाते हैं। बुशियो में बैठे बुजाई मिंगी से पूछता है, वो पाताल में कर क्या रही थी? उसने कहा स्वर्ण सौंपने की विधि ढूंढ रही थी, पर यकीन दिलाती है कि वो ये विधि कभी बाहर नहीं लाएगी। बुजाई पूछता है, जब तुम इतनी तकलीफ में हो तो मिंगशियान कहाँ है? क्या उसे जरा भी तुम्हारी परवाह नहीं है? वो बोलती है, हाँ नहीं है। अब खुश? बुजाई उसे ऐसे हाल में देख नहीं पाता। वो उसे पकड़कर हील करने लगता है। जुशुई से 2 गार्ड सीतुलिंग को एम्पेरर के ऑर्डर से उनके पास ले जाने आते हैं। वहीं जब बुजाई और मिंगी वापस लौटते हैं तो वान फिंग की कुर्बानी देखकर उनके द्वारा बनाए बैरियर को झुककर सम्मान देते हैं। यहाँ तियानजी गम मना रही होती है। यानशा उसके आंसू पोंछता है और उसे वान फिंग के मैसेंजर बेल में उनका छोड़ा संदेश सुनाता है, जो यांगशाओ के लिए था। एम्पेरर की इच्छा है कि वो उनके जाने के बाद तियानजी के इस बुरे वक्त में उसके साथ रहे, ताकि एक दिन वो अपने पिता के दिए जिम्मेदारियों को संभाल सके। वहीं सीतुलिंग जुशी स्पिरिचुअल स्टेट के वाटर प्रिजन में घायल पड़ा होता है। फुए घबराते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वो जाकर महाराज से रहम की भीख मांगेगी, क्योंकि सीतुलिंग बिना स्पिरिचुअल वेन के यहाँ टिक नहीं पाएगा। पर वो उसे रोककर कहता है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ। मिंगी कैसी है? फुए देखती है इसे अब भी उसी की पड़ी है, इसीलिए गुस्से में कहती है कि वो मर गई। ये सुनते ही उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो अभी के अभी मिंगी के पास जाने और उसे बचाने की ठान लेता है। उसे इस हाल में देखकर फुए को सच बताना पड़ता है कि वो झूठ कह रही थी। मिंगी जिंदा है और उसे बो का मेडिकल क्लासिक भी मिल गया, लेकिन वो उसे एक बार अपने बारे में सोचने को कहती है। पर वो बोलता है उसके पिता ने 3 बेटे खो दिए, वो उसे ऐसे मरने नहीं देंगे। बुसाई पाताल से मिंगी का टूटा क्रॉसबो भी ले आता है, जिसे जांच करने के बाद बुशियो बताता है कि इसमें स्पिरिचुअल पावर स्टोर करके रखा जा सकता है। ये सिचुएशन के हिसाब से अपना फॉर्म भी चेंज कर सकता है। बुसाई को ये योद्धा का हथियार लगता है। भले ही उसकी दिलचस्पी आर्टिफैक्ट्स में नहीं है, पर वो अच्छे से जानता है यंत्रों को इस तरह से बनाने का कला मिंगी में अच्छे से है। उसने खुद उसे दानवों से लड़ने में इसका इस्तेमाल करते देखा है, जैसे कि दिव्य छाता। अब वो गौर करता है तो ये सब बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, भले ही उसके पास स्पिरिचुअल वेन ही क्यों ना हो। जब तक कि कोई ट्रेंड और युद्ध में एक्सपीरियंस्ड ना हो, ऐसा कर पाना मुश्किल है। वो जब हर इंसिडेंट को जोड़ने की कोशिश करता है, चाहे मिंगी का एम्बर वापस मांगना, उसे शुनमिंग के भ्रमित दुनिया से बाहर ले आना, उसके पास स्पिरिचुअल वेन होना, उसका मिंगशियान को जहर देने वाले को ढूंढना, और जब वो खुद मिंगशियान से चिंग्यून में लड़ा, तब स्पिरिट वेल में जाते ही उसकी शक्तियों का अचानक से कम हो जाना, मिंगी को बार बार ठंड लगना और उसका कमजोर पड़ जाना ठीक वैसे ही था जैसे वो आसमानी गम से हो गया था। सारी कड़ी जोड़कर नतीजा यही निकलता है कि मिंगी ही मिंगशियान है जो जहर से जूझ रही है। जुशुई के कैद खाने में फुए ने सीतुलिंग के जख्म भरने और उसे पहले जैसे करने के लिए अपनी तपस्या और दिव्य शक्ति त्याग दिया। भले ही वो बाकी इमॉर्टल्स की तरह मरेगी नहीं, क्योंकि उसका कोर भ्रमित दुनिया में महफूज है, लेकिन इसके चाहते ही
वो अपने ट्रू फॉर्म में जरूर आ सकती है। वो उससे पूछती है अगर वो एक मामूली जंगली लोमड़ी बन गई तो क्या वो हजारों में उसे पहचान पाएगा जैसे वो मिंगी को पहचान गया। सीतुलिंग के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसके दिल में फुए के लिए वो प्रेम नहीं थी जो मिंगी के लिए है। तभी उसे एम्परर का बुलावा आता है। वो जोशुई का लिबास पहनकर उनसे मिलता है। एम्परर उसे कहते हैं कि क्या वो 1000 इंसेक्ट टेक्निक अपने भाइयों को मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और उनके हथियाए किताब में दिलचस्पी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। वो बताता है कि वो स्वर्ण स्वप्न पाने में नाकामयाब रहा क्योंकि बुजाई के पास वो था ही नहीं। किताब इसलिए चुराया ताकि इसे बना सके। वो ये भी बताता है कि उसने जिसिंग में जूलोंग बैरियर तोड़ने का रास्ता ढूंढ निकाला है। वो उन्हें ऑफर देता है उनके लिए किताब का दूसरा हिस्सा लाने का ताकि उसके पास भी स्पिरिचुअल वेन आ जाए और वो चिंग्यून टूर्नामेंट में जुशुई का नाम और ऊंचा कर सके। एम्परर भी उसकी बातों में आकर उसे बो क्लासिक पार्ट 2 लाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ शी पार्ट 1 ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बो क्लैन के सीक्रेट टेक्निक से सील किया हुआ था जो पार्ट 2 के साथ ही खुल सकता है। तभी बुजाई आता है मिंगी से कहने कि उसे सीतुलिंग के पहचान पे शक है और दूसरा कि वो जानना चाहता है कि उसे बो क्लासिक क्यों चाहिए। उसका कहना होता है कि भले ही सीतुलिंग थोड़ा सस्पिशियस है लेकिन उसका उस पे बहुत से कर्ज है और वो किताब मिंगशान के लिए पाना चाहती है। बुजाई जब उसके रूहानी रंग दिखने की कोशिश करता है तब वो अपनी कलाई को छुपाकर कहती है कि उसका उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जो ये चेक करे। जिस पे बुजाई कहता है मेरे पास मिंगशान का पंखा है, क्या वो नहीं लेना तुम्हें? अगर चाहिए तो मुझे एक ऐसा अस्त्र बना कर दो जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही तैयार कर पाओ। वो आर्टिफैक्ट देने के बदले उससे ना सिर्फ एम्बर की मांग करती है बल्कि उसे मैरिज स्टोन से अपना और उसका नाम मिटा देने को बोलती है। वो उसके कानों में कहता है कि यह फैसला वो नहीं कर सकती। बुजाई वुग्यू आने के बाद बुशियू को एक काम देता है। उसे सीतुलिंग पे शक हो रहा है। उसका पाताल में होने का दो मतलब हो सकता है, या तो सीतु क्लैन जुशुई के एम्परर से मिले हुए हैं या तो वो अपनी असलियत छुपा रहा है। ये सब पता करने का काम बुशुई को मिलता है। वही मिंगी दिलो जान से बुजाई के लिए एक तलवार तैयार करती है जो ठीक उसके एम्बर जैसी मिलती जुलती आर्टिफैक्ट है, वैसे ही पावरफुल ताकि अगर उसे जांगुई में कुछ हो जाए तो ये तलवार बुजाई की जान बचा सके। जुशुई से जंग के दौरान जैसे एम्बर ने उसकी बचाई थी स्पिरिट वेल में। उसके मास्टर को समझ नहीं आता आखिर बुजाई ने उनके विद्यार्थी पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसकी सलामती चाहती है। इस तलवार का नाम निर्वाणा होता है जिसके साथ वो वुग्यू आती है। बुजाई को ये देकर एम्बर मांगने पर वो उसे चिढ़ाता हुआ कहता है कि उसे ये पसंद नहीं आया। मिंगी ये तलवार उस पर तान कर कहती है कि ये 6 लोक में सबसे बेस्ट है और उसके बेहतरीन काम में से एक। बुजाई हंसता है और उसे अपने करीब खींचकर जबरदस्ती किस कर लेता है। मिंगी उसे दूर हटाकर जा रही होती है पर बुजाई पूछता है क्या उनके बीच अब भी मिंगशान है। वो बोलती है मिंगशान को छोड़कर भी उनके बीच में बहुत से मसले हैं और ये निर्वाणा वही रखकर निकल जाती है। बुजाई इसके साथ अभ्यास करता है। दोनों में एक तरह का तालमेल दिखने को मिलता है। तभी बुशियो आता है नेम लिस्ट की रिपोर्ट देने जिसके बारे में उसे सुनलियाओ की प्रेमिका फेरी से पता लगा। मुचीबाई की वो लिस्ट कोई जेड स्लिप नहीं है बल्कि एक रिकॉर्डिंग मिरर है। बुजाई को शक होता है सोल कंज्यूमिंग ट्री के अंदर से जो टुकड़ा मिला था वो इसी आईने का हो सकता है। अब उन्हें बस ढूंढना था कि उस आईने के राज को कैसे खोला जाए। बुशियो ने यह भी बताया कि सीतु क्लैन ने भले ही मुचीबाई से दूरी बना ली हो पर वो अभी भी जुशुई स्पिरिचुअल स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात सीतुलिंग की पहचान बहुत रहस्यमय है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसके माँ बाप का कोई ठोस पता नहीं है। मिंगी शी के साथ कल सांगवी माउंटेन जाने का प्लान बना लेती है। सीतुलिंग कमजोर फुए को अपने साथ चीसिंग ले आता है और बताता है उसके पिता ने किताब का दूसरा हिस्सा लाने को कहा है। मिंगी भी कल सफर पे निकल रही है लेकिन जूलोंग बैरियर बो क्लैन के वंशज का खून मांगती है, इसलिए वो किसी तरह बुजाई को वहां तक लाएगा ताकि मिंगी बैरियर पार कर पाए। फुए उसे बोलती है अगर मिंगी को किताब मिल गया और स्वर्ण स्वप्न बना लिया तब भी सीतुलिंग को ये हवाले नहीं करेगी। फिर वो अपने पिता को क्या देगा, वो तो उसकी जान ले लेंगे। पर सीतुलिंग कहता है उसके पास कोई चारा नहीं, वैसे भी अभी उसका मकसद मिंगी को बचाना है। अगले दिन मिंगी शी के साथ जांगवी माउंटेन में होती है जो घने कोहरे से ढका होता है जिसकी वजह से उनका बो क्लैन का एंसेस्ट्रल हाउस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं लेकिन वो गोल गोल घूमकर एक ही जगह वापस आ जाते हैं जैसे कि एक लूप में फंस गए हों। फिर से दोनों ट्राई करते हैं और इस बार मिंगी बो क्लासिक का पार्ट 1 निकालती है और थोड़े देर में ही कोहरा हट जाता है। तभी एक अनजान शख्स जो उसका पीछा कर रहा था उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिंगी को कोई चीज प्रोटेक्ट कर लेती है। ये असल में जीबुजाई था जो एम्बर लिए हुए था
और उसके हमला करते ही इसने फिर से अपने मास्टर को बचा लिया। टूटा हुआ होने के बावजूद भी बुज़ाई का शक दूर हो गया। उसने मिंगी से कहा, मुझे शक तो था जब तुमने मुझे निर्वाणा दिया, उसकी बनावट बिल्कुल इस जैसी थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति से परखा और जैसे ही मुझ पे आँच आई उसने मुझे बचाया। वो चुप होती है तो बुज़ाई फिर से पूछता है, क्या तुम ही मिंगशान हो? तुम्हें ही आसमानी गम का जहर दिया गया है? अगर इस बार झूठ कहा तो सच में हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मिंगी आखिर में अपनी सच्चाई उसे बता देती है। बुज़ाई खुश होता है पर तभी डिवाइन बीस्ट जूलोंग उस पर अटैक करती है और उसके खून को सूंघकर नाम में सर हिलाती है, यानी बुज़ाई बो क्लैन का वंशज नहीं था। जोलोंग दोनों को एक गुफा में फेंक देती है। बुज़ाई बेहोश होने की एक्टिंग करता है। मिंगी परेशान होकर उसे हील करने के लिए अपनी बची कुची स्पिरिचुअल पावर यूज करने लगती है, पर वो उसे पकड़कर कहता है कि अपने दुश्मन को बचाने के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार हो। बाहर सीतुलिंग और फुए होते हैं जो देखते हैं बुज़ाई के रथ से भी जूलोंग ने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब वो असल वंशज नहीं है। अंदर बुज़ाई मिंगी के रूहानी रथ की बुरी हालत देखकर खुद को दोषी ठहराता है कि उसके स्पिरिचुअल वेन पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, तो शायद वो वुग्यू में उस पर भरोसा करने से कतराता नहीं। मिंगी का पेट भूख से आवाजें कर रहा होता है। बुज़ाई उसे पैनकेक बढ़ाता है जो उसने जांगुई माउंटेन निकलने से पहले पैक किया था। वो जब ये खा रही होती है तब बुज़ाई बस उसे घूरता जाता है और कहता है, मैंने जैसा सोचा था तुम तो मेरे लिए उससे भी अहम निकली। ऐसी फ्लर्टिंग से मिंगी का खाना गले में ही अटक जाता है। यहाँ शी के सामने जूलोंग आती है। वो उसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे लेने आई हो? वो कहती है नहीं, जिसपे वो बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं हमेशा से एक बाहर वाला था, पर उस बच्ची को जाने दो, उसका हक है वहाँ जाने का। जुलोंग ने इशारे में बताया उसे 2 लोग मिले जिन्हें उसने बैरियर के अंदर कैद कर रखा है। शी उसे रिक्वेस्ट करते हैं मिंगी को वहाँ से निकालने की। अंदर उसके पैनकेक फिनिश करने के बाद बुज़ाई उसे कहता है कि तुम इसी आसमानी गम की वजह से चिंग्यून हार गई और तुम्हें लगा शायद ये जहर मैंने तुम्हें दिया। वो कहती है, हाँ इसीलिए मैंने तुम्हारे पास आना शुरू किया स्वर्ण स्वप्न हासिल करने के लिए। बुज़ाई ने बोला, तुमने तो मुझे मारने तक का सोच लिया होगा। वो कहती है, हाँ लेकिन चिंग्यून प्रतियोगिता में सही तरीके से तुम्हें हरा कर। ऐसे ही जवाब की उम्मीद बुज़ाई को उससे थी। वो फिर पूछता है, और जब तुमने मुझसे पूछा मैंने मिंगशान को जहर दिया या नहीं तो मेरे ना कहने पे तुमने मुझ पे विश्वास कर लिया इतनी जल्दी? क्या जब तुम मेरी मदद मेरी गुरु की तस्वीर लाने में कर रही थी और शुनमिंग के मायावी दुनिया में मुझे बचाया तब से तुम मेरे प्रति ईमानदार थी? और देखो ये इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो वो भी एक सच्चाई बताती है कि बुज़ाई भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तभी जुलोंग आकर मिंगी के खून को वेरीफाई करती है और फिर दोनों को अपने साथ पहले वाले जगह ले आती है और उसके रथ से बैरियर खोल देती है, लेकिन बुज़ाई को अंदर जाने नहीं देती। वो कहता भी है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो मिंगी को मैंशन में ढकेल कर बैरियर बंद कर देती है। जुलोंग बताती है मिंगी को अंदर कोई खतरा नहीं है। वहीं वो बो सिस्टर्स को दवाई बनाते हुए देखती है। बोयुलान उसे मिंगशियान कहकर पुकारती है और उसे बताती है अभी वो उनकी मायावी छवि देख रही है। जब तक उनकी तस्वीरों को वर्शिप किया जाएगा तब तक उनके डिवाइन कॉन्शियसनेस का आखिरी हिस्सा इसी हवेली में रहेगी। जब मिंगी पूछती है बुज़ाई को अंदर आने क्यों नहीं दिया गया, तब उन्होंने तकलीफ के साथ कहा कि उनमें जी बुज़ाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने मिंगी से एक पैगाम पहुंचाने को कहा कि वो हमेशा बुज़ाई की कर्जदार रहेंगी। कुछ सच्चाई का जिक्र किया जो बुज़ाई के सामने हमेशा से है, पर उन्हें डर है कि एक बार जब उसे इसकी जानकारी हुई तब वो बिखर जाएगा, उसका विश्वास हर किसी से उठ जाएगा। पर अगर वो ढूंढना चाहे तो उनकी यादें उसके पास है, उसके लिए मुश्किल नहीं। मिंगी को ये सारी पहेलियां समझ नहीं आती, लेकिन बोयुलान भी उसे साफ तौर से कुछ बताती नहीं है। वो सिर्फ इतना कहती है जिस स्वर्ण स्वप्न की विधि के लिए वो आई है, 6 लोक में बस वही उसकी हकदार है। ये उसे सौंपते ही उन दोनों बहनों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मिंगी ने वादा किया जैसे ही वो स्वर्ण स्वप्न बनाने में कामयाब हुई वो ये विधि बो क्लैन को लौटा देगी ताकि किसी बाहर वाले के हाथ न लगे। बोयुसेन उसे बताती है पूरे जग में बो क्लैन की एक ही वंशज बची है और वो उम्मीद करती है कि उसकी असलियत के बारे में कोई पता न लगा पाए। बोयुलान मिंगी से एक वादा लेती है, मिंगी को अपनी आखिरी सांस तक जिंदा जीवों को महफूज रखना होगा, चाहे उसे इसमें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। और अगर वो इस कसम से मुंह कर गई तो उसका मूल्य आत्मा तबाह हो जाएगा। मिंगी ने कसम खाई कि वो मरते दम तक हर लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करेगी। ये वादा लेते ही उसे विधि का आखिरी हिस्सा मिल जाता है जो बस एक छोटे से कागज में लिखा था, पर उन लोगों ने बाहर वालों को ऐसा दिखाया कि पूरी की पूरी किताब उनके कब्जे में है। ये मिंगी को सौंपते ही उसे बैरियर से बाहर कर दिया गया। उसने बुज़ाई से कहा, मैंने अंदर तुम्हारी गुरु को देखा। उन्हें मैंने कहा तुमसे मिलने पर उन्होंने बोला कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया
कुछ सच्चाई छुपाई है जो तुम्हारी पहुंच में ही है, और अगर इस बारे में तुम जान गए तो तुम्हारा सबसे विश्वास उठ जाएगा। बुजाई को यकीन नहीं कि उसकी गुरु उसके साथ कुछ बुरा कर सकती है। दूर से ये सब देख रहे सीतुलिंग और फुए सोचते हैं बोकलैंड के डिवाइन कॉन्शियसनेस और जूलोंग सिर्फ अपने वंशज को ही पहचानती है। उन्हें रियलाइज होता है कि बोकलैंड का डिसेंडेंट बुजाई नहीं बल्कि मिंगशान है। वहीं सीतुलिंग के पिता का खबरी आकर उन्हें रिपोर्ट देता है कि उसने उनके हुक्म के मुताबिक सांगवी में छुपकर सब पर नजर रखा, लेकिन सीतुलिंग का शक गलत साबित हुआ कि बुजाई बोकलैंड का वंशज है, बल्कि जूलोंग ने उसकी पत्नी को एक्सेप्ट किया। चौ हेंग को कहीं न कहीं लगा ही था कि ये कोई फेरी ही हो सकती है जिसके पास स्पिरिचुअल वेन है। वो उसे मिंगी की सच्चाई पता लगाने का काम देते हैं और सीतुलिंग की जल्द से जल्द आसमानी गम और स्वर्ण स्वप्न बनाने की बात करते हैं, ताकि वो आसमान निगलने वाला चक्रा चिंग्यून प्रतियोगिता के दिन एक्टिवेट करके 6 रेल्म पे अपना कब्जा जमा ले और सब पे राज करे। वहीं शी बुक के दूसरे हिस्से को पहले से जोड़कर किताब को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर जितने सामग्री थी सभी रेयर थी। साथ ही दियो ट्री का कोर भी कैटलिस्ट के तौर पे चाहिए था। ये एक दिव्य पेड़ है जो पूरे 6 लोक से 10,000 सालों पहले ही विलुप्त है। वो बुजाई को डांट लगाते हैं, अगर इसने स्वर्ण स्वप्न नष्ट नहीं किया होता तो आज इतना सोचना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो उसे गुस्से में लात भी मारते हैं और वो जमीन पे ढेर हो जाता है। जब मिंगी उसे चेक करती है तो कंधे पे जूलोंग के दिए जख्म दिखती है। शी बताते हैं उसका पंजा जहरीला होता है। मिंगी उसका जहर सक करने के लिए आगे बढ़ती है तो शी उसे मारते हुए कहते हैं, क्या अब तुम मुझे गुस्सा दिला दिलाकर मारना चाहती हो? रुको मैं देखता हूँ। फिर वो अपने पावर से उसके जहर को निकाल देते हैं और वो होश में आते ही मिंगी से कहता है, खूबसूरती के बाजुओं में मरना कितना रोमानी होता है। शी दोनों प्रेम में पागल पगलू को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मिंगी उनसे पूछती है जूलोंग के जहर का उस पर असर क्यों नहीं हुआ और सिर्फ उसे ही हवेली के अंदर घुसने क्यों दिया गया। वो कहते हैं जूलोंग का कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है तुम उसे पसंद आई हो और ये नहीं। बुजाई मिंगी से कहता है उसे वुग्यू सी ले जाने ताकि वो खुद को हील कर सके। वो तो जानकर ड्रामा कर रहा था ताकि वो उसे फिर से वुग्यू ला सके जहाँ वो बिलोंग करती है। मिंगी उसके लिए जल्दी से दवाई और ब्लड कामिंग पाउडर लेकर आती है। वो मेडिसिन ऐसे देती है कि बुजाई कह देता है, अपने पति को मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? वो कहती है ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो, हमारा रिश्ता वैसे भी शुरुआत से झूठ पे टिका हुआ था। बुजाई बताता है उनका रिश्ता सच्चा है। मैरिज स्टोन पे लिखे नाम भी इसके गवाह हैं, जिसमें उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। मिंगी इस बात से सहमत तो होती है, फिर उसे बताती है उसे पहले एक दफा लगा कि शायद वही बोकलैंड का डिसेंडेंट है, पर बुजाई बताता है कि उसकी भी अपनी फैमिली थी, पर उसे डर है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। पर उसे बोयुलान की एक बात समझ नहीं आती, आखिर वो किस सच्चाई की बात कर रही थी जो बुजाई के सामने हमेशा से थी। उसके पास बस उनका छोड़ा स्वर्ण स्वप्न ही था जिसमें डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं होता, और वैसे ही उसे इस बात का दुख है कि उसने मिंगी की नजरों के सामने इसे नष्ट कर दिया। उसे तो उससे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन मिंगी ने कहा कि वो हमेशा से तुम्हारी अमानत थी, उसके साथ कुछ भी करना तुम्हारा हक था। लेकिन उसे अफसोस इस बात का है कि वो अपनी गुरु से आखिरी बार मिल भी नहीं सका। बुजाई का कहना होता है कि उसके मास्टर ने जो भी कहा उस सच्चाई के बारे में पता लगाना उसका काम है। बुजाई उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बाहर ले आता है, लेकिन मिंगी को वहाँ एक सरप्राइज मिलता है। उसका एम्बर जो बुजाई ने रिपेयर कर दिया था, वो उसे ये लौटा रहा है ताकि ये उसे आगे भी प्रोटेक्ट करता रहे, भले ही वो जीसिंग में हो या वांगवान लौट जाए। वो उसे शुक्रिया करती है इतना सोचने के लिए, पर उसे उम्मीद नहीं है भविष्य की। एक तो दियो ट्री का कोड ढूंढना लगभग नामुमकिन है, ऊपर से उसके पास 27 का बस थोड़ा सा डिवाइन कॉन्शियसनेस ही बचा है। वो उसे उम्मीद हारने से मना करता है। 27 की बात बुशुई ने सुन ली थी। वो पानी के पास मछलियों को देखकर उसे याद कर रहा होता है और उसका मछली पकड़ने का विश पूरी करता है। मिंगी जब जानता है कि मैंशन आई तब सीतुलिंग उसके इंतजार में परेशान खड़ा था। उसे देखते हुए पूछता है किताब मिला या नहीं। उसने बोला हाँ, पर सभी हब्स का कलेक्ट कर पाना मुश्किल है। सीतुलिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो दुनिया के कोने से भी वो सारी जड़ी बूटी उसके लिए ढूंढ लाएगा। वो उसे साफ कहती है कि इस मामले में वो अपनी मदद खुद कर लेगी, पर आज तक उसने उसके लिए जो भी किया वो उसकी बहुत ही शुक्रगुजार है। मास्टर शी आते ही उसे अंदर जाकर आराम करने को बोलते हैं। सीतुलिंग उनसे कहता है मिंगी उसे सामग्री नहीं बता रही, पर वो सच में मदद करना चाहता है। उसकी निष्ठा देखकर शी बताते हैं जो सामग्री मिलनी मुश्किल है वो दियो ट्री का कोर है। जब शी मिंगी के रगे चेक करते हैं तब देखते हैं जांगवी माउंटेन से वापस आने के बाद से आसमानी गम फैलना बंद हो गया। मिंगी के हिसाब से बोकलैंड के एंसेस्ट्रल मैंशन में कोई शिफा था। फिर भी शी परेशान होते हैं दियो ट्री के कोर को लेकर। मिंगी बताती है वो कहीं न कहीं तो होगा, वरना 100 साल पहले बोकलैंड
बिना इसके स्वर्ण स्वप्न कैसे बना पाते हैं। यहाँ तक कि बोयुलान के पास भी वो था, वरना वो जी बुझाई के लिए ये कैसे बना पाती। ये बात शी को उम्मीद की किरण देती है। वो उसे दिलासा देते हैं कि सिर्फ यही हासिल करना मुश्किल है, बाकी सामग्री तो वो आसानी से उसके लिए ढूंढ सकते हैं। मिंगी बताती है उसे उन पे पूरा यकीन है, क्योंकि वो जितना सेफ अपने पिता के अराउंड नहीं करती उतना शी के आसपास होने से महसूस करती है। ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। सो मूड को लाइट करने के लिए मिंगी उनसे वादा करती है स्वर्ण स्वप्न बनाने के बाद वो चिंग्यून की हर प्रतियोगिता जीतेगी। वहीं सीतुलिंग फुए को बताता है आखिरी सामग्री दियू पेड़ का मूल्य है जिसका दुनिया से गायब हुए लंबा अरसा हो गया, पर वो किसी भी तरह से मिंगी को बचाना चाहता है। उसे पता चला कि यूसुफ फॉक्स ट्राइब के पास एक ऐसी इमॉर्टिलिटी टेक्निक है जिसमें एक की उम्र बदले में देकर दूसरे की मूल्य आत्मा को बचाया जा सकता है। फुए ने उसे चेतावनी दी कि ये रास्ता मौत से ज्यादा दर्दनाक है। इस तड़प में इंसान अपना दिमागी संतुलन तक खो सकता है, लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद पे अड़ा रहा। इसलिए फुए ने उससे कहा कि वो उसके लिए ऐसे स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकती है जिनकी कोई फैमिली नहीं है, उन्हें बलि देने में कोई हर्ज नहीं। पर सीतुलिंग ने इनकार किया क्योंकि वो मासूमों की जान लेकर मिंगी के नजर में गिरना नहीं चाहता। इससे उसके साथ फ्यूचर बनाने के सारे मौके भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसने इस काम के लिए खुद को चुना। वो पोशन लेकर मिंगी के पास आया और इसे पीने को कहा। जब वो सवाल करने लगी तो उसे फ्रीज करके जबरदस्ती पिला दिया और कहा इस टेक्निक के जरिया दिल का खून साफ होता है, जिससे कि वो उसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए अपनी उम्र का सौदा कर सकता है। उसे ये पिलाते ही वो बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मिंगी ने कहा उसे इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। उसने कई सालों पहले उसे चिंग्यून प्रतियोगिता ही तो दिखाने ले गई थी, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सीतुलिंग ने कहा वो जरा सी बात नहीं थी। उस वक्त वो बहुत ही अकेला था, गमगीन और मुश्किलात से घिरा हुआ था। उसके दो मीठे बोल ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया, वरना तो वो मर ही गया था। उसी ने उसे नया जीवन दिया और इस बार ये फेवर वो करना चाहता है। वो उसे कहती है जिंदगी खुद के लिए जीनी चाहिए, ना कि किसी और को अपने जीवन का मकसद बना लेना। लेकिन फिर भी वो उसकी एहसानमंद रहेगी और जब भी मौका मिला बदला चुकाएगी। जिस पे सीतुलिंग कहता है ठीक है तब चुका देना, मैंने अभी तो नहीं सोचा, लेकिन वक्त आने पे मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें पूरा करना होगा। वो जब वापस लौटता है तब रिवर्सिंग स्पेल के असर से उसे बहुत पेन होने लगता है। फुए आकर उसे अपना कलाई का खून पीने देती है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके, भले ही उसे दर्द क्यों ना हो। वहीं मिंगी शी को खुशी में बताती है कि उसका रूहानी रग वापस आ गया। अब वो आराम से अपना स्पिरिचुअल पावर यूज कर पा रही है। उसके वेन से ग्रिफ पेटल भी गायब हो गया। जांग ताई तो खुशी से रो पड़ती है। 27 का बेल भी रिंग करने लगता है, यानी कि वो भी बहुत जल्द अपनी मास्टर के पास लौट आएगा। सबको लग रहा है सीतुलिंग के सैक्रिफाइस और उसके रिफाइंड हार्ट ब्लड की वजह से ये हो पाया। शी को लगता है कि आसमानी गम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बस सीतुलिंग के कुर्बानी से थोड़ा बहुत दब गया। अभी के लिए मिंगी वापस वॉगवान माउंटेन जाना चाहती है, लेकिन शी मना करते हैं क्योंकि इस वक्त वहाँ मिंगशिन और उसकी माँ का कंट्रोल है। जब तक कि वो मिंगशिन के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा न कर ले वो वहाँ जा नहीं सकते, वरना उनके जाल में फंस जाएंगे। मिंगी बताती है उसके पिता ने अभी तक मिंगशिन को क्राउन प्रिंस ऑफिशियली बनाया नहीं, वो जरूर टी गैदरिंग में उसकी कला देखने वाले हैं। यहाँ सीतुलिंग को मिंगी का मैसेज आता है कि उसका रूहानी रग सही हो गया। वो उसका तहे दिल से शुक्रगुजार है और अपने किए वादे को भूलेगी नहीं, इसलिए जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ी वो उसकी मदद के लिए हाजिर रहेगी। ये पढ़कर फुए बोल पड़ती है कि ये तो बस तुम्हारी शुक्रगुजार है। क्या ये जिबुजाई के लिए भी ऐसा ही महसूस करती? सीतुलिंग कहता है कि वो बस उसे सही सलामत देखना चाहता था, पर फुए सवाल करती है क्या इसके अलावा वो मिंगी से कुछ नहीं चाहता। जोशुई स्पिरिचुअल स्टेट प्यार के मामले में इतने बेवकूफ तो नहीं होते हैं कि बदले में किसी चीज की उम्मीद न रखे। वो कहता है कि वो अपने पिता और भाइयों जैसा नहीं है, लेकिन तभी उसकी उंगली में उसके पिता का ब्लड मून रिंग आ जाता है जो जजमेंट हॉल का चीफ होने के नाते उसके पास था। फुए उसे शांत कराते हुए बोलती है कि वो अपने पिता और भाइयों जैसा नहीं है। सीतुलिंग सोच में होता है कि इस टेक्निक से मिंगी के स्पिरिचुअल वेन कैसे सही हो गए, ये तो बस जिंदगी बढ़ाती है। फुए बताती है कि रूहानी रग आसमानी गम से बर्बाद हुआ, सिर्फ स्वर्ण स्वप्न से ही ये ठीक हो सकता है। सीतुलिंग उसे भेजा कर मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी ब्लड मून रिंग से पाताली दानवों की ऊर्जा उसे भड़काने लगती है कि उसने मिंगी के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो भी उसे बाकियों की तरह इज्जत नहीं देती। उसे वो लम्हे याद आते हैं जिनमें उसके भाइयों ने उसे नीचा दिखाया, उसे ताबूत में बंद करके डराया और उसके दर्द में हंसा मजाक बनाया। वो कहते हैं कि तुम कोई मेहरबान सीतुलिंग नहीं हो, बल्कि चाओ युआन हो जो अपने भाइयों और पिता से अलग नहीं। वहीं शुहुआ में सभी इमॉर्टल्स मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अब एक राजकुमारी महाराज के जाने के बाद तख्त पे बैठेगी, ये चलाएगी पूरी जेसिंग को।
फिर तो उनका अपर थर्ड रेल में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। यांशा और यांग च्यू ने याद दिलाता है ऐसे राजकुमारी के बारे में बुरी बातें करने की सजा 30 कौड़े होते हैं। तो सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं कि यांशा तो दूसरों का सहारा लेकर यहाँ तक आया, अब ये कानून सिखाएगा। जिस पे बुजाई बोलता है कि वो तो पाताल में रहा है, कानून नहीं जानता। उसने अब किसी को बकवास करते हुए सुना तो सीधे जान ले लेगा। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी तियांजी महारानी का लिबास पहनकर आती है और तख्त पे बैठकर बोलती है, तुम लोग मानो या ना मानो, अब से मैं ही जिसिंग को चलाऊंगी। मेरा मकसद चिंग्यून में मुबारक बारिश जीतना है। अगर मैं इसमें नाकामयाब हुई तो मैं खुद इस तख्त से उतर जाऊंगी। जब यांशा के साथ वो अकेली होती है तो कहती है, तुमने सही कहा था, मछली एकदम साफ शफाफ पानी में जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह से दुनिया को बदलने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम इस दुनिया की गंदगी और दर्द से नहीं गुजरेंगे, हम कभी उस सच्चे रास्ते को नहीं पा सकेंगे जो असली इंसानियत तक जाता है। यानशाह कहता है कि वो सारे गंदे और बुरे काम उस पे छोड़ दे, क्योंकि वो उसे रोशनी में देखना चाहता है, इसलिए उसकी ढाल बनने को तैयार है। वो कहती है कि वो इतनी मेहरबान रूलर नहीं बनेगी, वो जिसिंग की हर अच्छाई बुराई खुद उठाएगी। बस वो इस रास्ते में उसका साथ चाहती है। वो उसका हाथ थामकर बोलता है कि वो पूरी निष्ठा के साथ उसके पास रहेगा। तियांजी मिंगी को बुलाती है और उसे बताती है उसने चिंग्यून में जीतने का प्रण लिया है, सब कुछ दाव पे है, इसीलिए उसकी मदद चाहिए। बुजाई तो आर्टिफैक्ट नहीं बना सकता, पर उसने मिंगी के यंत्र का कमाल देखा है, इसलिए वो उसे शुहुआ ज्वाइन करने को कहती है। मिंगी पूछती है अगर उसने ना किया तो उसके साथ क्या होगा। वो बोलती है अगर कोई और रहती तो वो उसकी जान लेने की धमकी देती, लेकिन ये मिंगी है जिसने मासूमों की जान दानवों से बचाई, वो उसके साथ ऐसा तो नहीं कर सकती। इसलिए वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसके टीम में बस 4 ही लोग हैं। चेंशी भी छोटा है, उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उसका रेल्म 7 बार हारा है। भले ही सब कहते हैं जिसिंग में आर्टिफैक्ट्स बनाने वाले माहिर भरे पड़े हैं, लेकिन उसे ऐसा टैलेंट कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए ये सारी बातें तौहीन सी लगती है। वहीं यानशाह बुजाई को मना रहा होता है अभी के लिए शुहुआ एकेडमी में आकर रहने, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। जैसे जैसे टी गैदरिंग का दिन करीब आ रहा है तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए और यहाँ साथ में रहकर अभ्यास करने से उन्हें ही फायदा होगा। बुजाई बड़े आराम से उसकी बात मान लेता है। उसके चाहते ही बुशियू आकर बताता है कि जिस संदेश ने बुजाई को जांगवी माउंटेन तक पहुंचाया, उसके भेजने वाले का पता नहीं लगा। बुजाई का शक सीतुलिंग पे है, क्योंकि वो उसे मिंगी तक पहुंचाना चाहता था और कोई जाल भी नहीं बिछाया। बुशियू ने सीतू क्लैन के हेड को पकड़ा और उससे सीतुलिंग की जानकारी ली। उसके थोड़े से डराने धमकाने पे उसने सच बता दिया कि सीतुलिंग असल में जुशुई स्टेट के महाराज का बेटा चाओ वन है। इसलिए उसने वहां जाकर पता किया तो जानने को मिला कि उसके पिता और भाई उसके रूहानी रग न होने पे उस पे जुल्म करते थे। तो हो सकता है कि वो यहाँ भाग कर आया हो। सीतू क्लैन के हेड ने यह भी बताया कि सीतुलिंग ने पाताल के बारे में बहुत पूछताछ किया था। उसने पिछले चिंग्यून में सीतुलिंग की पहचान लेकर जिसिंग का इमॉर्टल एग्जामिनेशन दिया और जजमेंट हॉल का चीफ बना। बुजाई ने सारे डॉट्स मिलाए तो नतीजा ये निकला कि सीतुलिंग को जरूर पता होगा कि पाताल में मुचीबाई आसमानी गम बना रहे हैं और बुजाई खुद पिछले चिंग्यून के बाद ही डिवाइन कैपिटल आया। तो सीतुलिंग पक्का यहाँ स्वर्ण स्वप्न के लिए आया होगा। यहाँ मिंगी ने शी को बताया कि उसने शुहुआ ज्वाइन किया है, बस वो वहाँ आर्टिफैक्ट बनाना सिखाएगी ताकि उनके साथ वांगन माउंटेन टी गैदरिंग में जाना आसान हो जाए। उसने तियांजी के सामने 2 शर्त रखी थी। पहला, उसे भी टी गैदरिंग में वांगन माउंटेन ले जाया जाए। दूसरा, जब 6 लोग मौजूद हो तब जोशी स्पिरिचुअल स्टेट के एम्पेरर का जुर्म सबके सामने लाना। शी बड़े खुश होते हैं कि उनकी विद्यार्थी इतनी होशियार है। फिर उसे बोलते हैं कि वो बता नहीं पा रहे उसके अंदर से आसमानी गम गया या नहीं, इसलिए वो स्वर्ण स्वप्न बनाने की सामग्री लेने जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो उसे एक जरूरी बात बताते हैं कि टी गैदरिंग में स्पिरिचुअल पावर का मुकाबला भी होगा जिसमें कोई भी भाग ले सकता है, और इस साल का इनाम ब्लैक लिंगजी मशरूम है जो कंपेनियन बिस्ट के फॉर्म को रिगेन करने में काफी हेल्पफुल होता है। यानी वो इससे 27 को जल्दी से जल्दी वापस ला सकती है। ये खबर मिंगी को खुश कर देती है। वो शुहुआ में सभी को उनके पर्सनालिटी और टैलेंट के हिसाब से आर्टिफैक्ट्स दिखाती है और उसका यूज करना सिखाती है। उसे यहाँ देखकर बुजाई हैरान हो जाता है। वो बताती है उसने शुहुआ ज्वाइन कर लिया है तियांजी के कहने पे। बुजाई साइड ले जाकर उससे माजरा पूछता है। वो बताती है कि उसे टी गैदरिंग में जाना है ताकि मिंगशिन के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे गुनहगार साबित कर सके, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कहता है कि यहाँ उसकी असलियत खुल सकती है, क्योंकि उसे आर्टिफैक्ट के बारे में ना पता होते हुए भी जान लिया निर्वाणा और एम्बर की सिमिलैरिटी के बारे में। वो बताती है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि एम्बर से मिलती जुलती हथियार वो हर किसी के लिए बना दे। वो कहता है अच्छा, जब यहाँ आ गई हो
तो इसका मतलब तुम्हारा रूहानी रग भी सही हो गया होगा। वो उसके वेंस चेक करता और खुश हो जाता है, पर मिंगी बताती है कि ये सब सीतुलिंग के दिए पोषण की वजह से हुआ और मास्टर शी ने भी अपने पावर से बहुत कुछ किया, पर उसे ये नहीं पता ये जहर पूरी तरह से चला गया या नहीं। बुजाई हंसता हुआ उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन हैरान भी होता है कि जो काम उसने किया उसका क्रेडिट कोई और ले गया। बुशियो को जब पता लगता है कि बुजाई ने मिंगी को स्वर्ण सौंपना दिया है तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बुजाई के अंदर से आसमानी गम पूरी तरह से गया नहीं। उस वक्त बोयुलान के पास कोई कैटलिस्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने क्लैन के सीक्रेट टेक्निक और स्वर्ण सौंपना की बाकी सामग्री से उसके जहर को दबाया था। बाद में कैटलिस्ट मिलने पे उन्होंने एंटीडोट बनाया और उसे देकर गुजर गई। बुशियो को फिक्र है कि अगर आसमानी गम का प्रभाव फिर से बुजाई पे पड़ने लगा तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। जी बुजाई ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था ताकि वो स्वर्ण स्वप्न को पूरी तरह से रिफाइन करके सीधा मिंगी के अंदर प्लांट कर सके। ये कोई आम प्रोसेस नहीं था, ये इतना तकलीफ दे था जैसे कि जिंदा खाल उतारी जा रही हो। इस कुर्बानी ने जीबुजाई को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। अब उसके पास खुद के जहर का कोई इलाज नहीं बचा।